भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो लोकतंत्र और संविधान बचाने के दावे के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन जो 400 पार के नारे के साथ तीसरी बार सत्ता में आने का दावा ठोक रही है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 2 बार के कार्यकाल को देखें तो इन 10 सालों में भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण और इस्लामोफोबिया बढ़ा ही है। मसलन देश की संसद में अपमानित होने से लेकर सड़क पर लिंच होने तक, घरों पर बुलडोजर चलने से लेकर पलायन तक, मस्जिदों के बाहर हुड़दंग से लेकर इमाम की हत्या तक, पुलिसकर्मी द्वारा नमाजी को लात मारने से लेकर ट्रेन में गोली मारे जाने तक, धर्म संसदों में नरसंहार की अपील के साथ हिंदुत्व पाप के उभार तक, युवा नेताओं पर यूएपीए लगाने से लेकर गौरक्षा के नाम पर बढ़ती हिंसा तक, इन सारी घटनाओं में एक ही चीज कॉमन है, वह है विक्टिम का मुसलमान होना। 10 साल में भारत में अभी इस तरह से दंगाई चल रहा है कि आदमी रास्ते पे निकलने के लिए सोच रहा है कि यहाँ से किशनगंज जाने में क्या होगा। आपका सर्जिल इमाम कितना दिन से जेल में पड़ा हुआ है, कोई आवाज उठाने वाला है उसके लिए? तो इंसाफ जिंदा नहीं है, यहाँ इंसाफ का मर्डर हो रहा है। धर्म में जो ये करता है ना, ये गलत हो रहा है। किसी धर्म पर उछलना, कीचड़ उछलना या उसको डांटना, रोकना, लात मारा, नमाज पढ़ा मारा लात, ये क्या है? इबादत कर रहा है, क्या है मारता? नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करो। तो नमाज पढ़ता है उसे हालत में मारता है लात, डंडा मारता है, तो खुद दिखाया टीवी में, पेपर में भी दिया था फोटो, है ना ये बात? तो ये क्या हुआ? मुस्लिम पर जुल्म नहीं हुआ? यही कारण है कि करीब 20 करोड़ आबादी वाले भारतीय मुसलमान के भीतर अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर चिंता की भावना आज जितनी गहरी है शायद इतनी कभी ना रही हो। चिंता यही आता है कि आगे क्या होगा नहीं होगा हम लोगों का या मुसलमानों का देश में, यही चिंता होता है। हमारा देश तो यही है ना, हिंदुस्तान है ना। हम दाढ़ी टोपी लगा करके किशनगंज ज़िला में बहुत आराम से घूमते हैं, लेकिन जब ट्रेनों में सफ़र किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो कहीं पर हमारा मोब लिंचिंग हो जाएगा। यहाँ की गवर्नमेंट पुलिस एक तरफा इंसाफ करती है ना। ये अगर जो एनआरसी ये सब अगर होगा, अगर हो गया तो फिर तो 2 दर्जे का नागरिकता होगा ही मुसलमानों का। हम एक आज़ाद मुल्क में रह के भी आज गुलामी का ज़िंदगी जी रहे हैं। खुलकर हम अपनी आवाज़ को नहीं रख सकते हैं, अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। ये कैसा देश है? अनुमान के मुताबिक भारत की 543 लोकसभा सीटों में से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस चुनाव में यह जानना बेहद जरूरी है कि इस बार मुस्लिम वोटर किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने वाले हैं। और यही जानने के लिए हम दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आए हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर इस देश का मुसलमान चाहता क्या है और उसके मन में क्या है। उसमें शांति चाहता है, शांति रहे, सब कोई मिल के रहे, देश में जमहूरियत बन के रहे, यही चाहता है। सब हिंदू मुसलमान मिल के रहे, सबका बराबर हक है, हक में कम बेश ना हो, यही चाहता है मुसलमान। मुसलमान क्या चाहेगा? हमारा जो हक हमको मिले, सब मिल के रहे, कोई किसी पर जुल्म ना करे, कोई भी जाति। मुसलमान ये कतई नहीं चाह रहे कि भाई बीजेपी हुकूमत में रहे या कांग्रेस हुकूमत में रहे। मुसलमान ये चाह रहा है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहे। बस मुसलमानों की और कोई ये नहीं है कि भाई हमारा कोई अपना बंदा जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मुसलमानों को ये भी शौक नहीं कि हमारा कोई बंदा गृह मंत्री बन जाए। मुसलमानों को बस ये शौक है कि भाई जो भी बंदा कुर्सी पर बैठे वो पीसफुल बंदा बैठे। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है और मुस्लिम समुदाय की आबादी 17.5% है, जिसमें सीमांचल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गिना जाता है। सीमांचल में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। इनमें मुसलमानों की आबादी क्रमशः 68%, 43%, 45% और 39% है। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के मुताबिक इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी मुख्यतः 3 जातियों में विभाजित है। सुरजापुरी, जिनकी आबादी 24,46,212 है, शेरशाह आबादी
जिनकी आबादी 13,02,644 है, और कुल्हैया जिनकी आबादी 12,53,781 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, और यह क्षेत्र बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास, बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अभी इस वक्त जिस पुल पर मैं खड़ा हूं, इस पुल का नाम खड़खड़ी भेबड़ी पुल है, और यह पुल महानंदा नदी पर बना है। यह पुल बांस से बना है और करीब 7 पंचायतों की 50,000 आबादी को किशनगंज जिले से जोड़ता है। इस क्षेत्र में बांस से बना यह इकलौता पुल नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे पुल हैं। इन 7 पंचायतों की करीब 50,000 आबादी के लिए यह पुल ही इकलौता साधन है। इस पुल पर 4 पहिया गाड़ी नहीं आ सकती, केवल मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल आ सकते हैं। इस पुल से उतरने के बाद लोगों को इस रेत से होते हुए लंबी दूरी तक जाना होता है, जिसके बाद आगे ई रिक्शा मिलता है। सब्जी वाले जो अभी सब्जी लेके जा रहे हैं ना, अगर उस पार से 20 रुपये किलो उठाता है तो सीधा ये लोग 30 रुपये किलो बेचता है। महंगाई खाना पड़ता है हम लोगों को। क्यों खाना पड़ता है कि इन लोगों का भी मजबूरी है। ये लोग जो अभी 20 रुपये किलो में इतना रेता में चल के लेके जाता है तो परेशानी है ना, 2 पैसे के लिए ले जाता है। तो इन लोगों के कारण से, इस नदी के कारण से हम लोगों को महंगाई खाना पड़ता है, क्योंकि हर आदमी को किशनगंज जिला जाने के लिए सबको परेशानी रहता है। डॉक्टर वहीं पे, हॉस्पिटल वहीं पे, हर कुछ वहीं पे, पैसे का व्यवस्था वहीं पे, बैंक उधर ही है, ATM उधर ही है, सब कुछ उधर ही है। इस पर खारुदा पंचायत में हम लोगों का कुछ ही नहीं है। हम लोग जिंदगी जो अभी काट रहे हैं ना, जो पंछी उड़ के अपना पेड़ में जाके बैठ जाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जिंदगी अपना गुजारते हैं। हम लोगों का बाप दादा का टाइम में पुल ब्रिज नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग भी मर जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अभी जो हमारे बाल बच्चे पैदा हुए हैं वो लोग कैसे गुजरेंगे, कैसे जिएंगे इस चीज़ों को। 3-4 मरतबा ऐसा भी हुआ है कि कश्ती पानी में डूब गया, 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 आदमी भी मर गए हैं। इससे पहले भी हादसा हुआ है, 4-5 आदमी डूब के मर गए हैं, आप सुने होंगे। तो इसको सरकार के कोई ये नहीं है कि हमारी मजबूरी परेशानी क्या है। हम तो यही चाहते हैं कि हमको सुविधा चाहिए, पुल बन जाए तो हमको यहाँ से लेके जितने भी बस्ती हैं, जिला है, 8-8, 10-10 सबके लिए आसानी हो जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग हर साल तबाही झेलते हैं। बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 के मुताबिक इस क्षेत्र की करीब 68 से 75% मुस्लिम आबादी के पास अपना पक्का घर नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग इस तरह के बांस, टीन और फूस से बने मकानों में रहने को मजबूर हैं। मोहम्मद तफज्जुल और यूनुस ने 2 साल पहले PM आवास योजना के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक पक्का घर नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। वही तो बोले कि हम लोग को 2 साल पहले हमको लिख पढ़ के ले गया निम्बर साहब, तो वो जो है बोला कि पूछे तो बोला कि हम अभी कोई सरकारी फंड नहीं आया ब्लॉक में। तो पहले बोला था कि आप लोगों को घर मिलेगा? हाँ, पहले बोला था कि मिलेगा। हमको बहुत दिक्कत होता है, हमारे पास छत का घर नहीं है, पक्का घर नहीं, कच्ची घर है, हमें इसकी तकलीफ है और इसलिए हम जो है सरकार की तरफ से घर नहीं मिला है? सरकार की तरफ से हमको नहीं मिला है। पेपर लिया गया है, कोई फॉर्म भरवाया गया है? जी है सर, फॉर्म तो भरे हैं, साल भर पहले फॉर्म भर के ले गया। अगर शैक्षणिक आंकड़ों की बात करें तो 4.24% सुरजापुरी मुस्लिम, 2.94% शेरशाहबादी मुस्लिम और केवल 3.76% कुल्हैया मुस्लिम 12वीं तक पढ़ाई कर पाते हैं। वहीं इन सभी जातियों से लगभग 2% बच्चे ही ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर पाते हैं। हमें यहाँ पर एक ऐसा भी स्कूल मिला जो कि झोपड़ी में चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, यह एक सरकारी स्कूल है, 9 प्राथमिक विद्यालय आदिवासी टोला त्योसा, और इस सरकारी स्कूल के पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है और यह पूरी तरह से झोपड़ी में चल रहा है, टीन में चल रहा है। आप सामने देखिए 2 टेबल लगी हुई है और वहाँ पर प्रधानाध्यापक बैठते हैं, यानी कि कोई भी एक कमरा भी, बंद कमरा भी नहीं है जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे जा सके, रिजल्ट रखे जा सके। अपनी बिल्डिंग ही नहीं है इस स्कूल के पास। इस स्कूल में कुल 120 बच्चे पढ़ते हैं और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक यहाँ पर पढ़ाई होती है। यहाँ सरकार ज़मीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रही है।
भवन बनाने का पैसा तो दे रही है, लेकिन ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं दे रही है। अगर ज़मीन खरीदने का पैसा देता होता तो हमको लगता है कि 5 साल पहले ही भवन बन जाता। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी के पास 26 सीटें, कांग्रेस के पास 9 सीटें और बाकी सीटें लेफ्ट पार्टियों के पास हैं। वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी के पास 17 सीटें, जदयू के पास 16 सीटें, 5 सीटें एलजेपी को मिली हैं और बाकी सीटें अन्य दलों को मिली हुई हैं। अगर बिहार लोकसभा में मुस्लिम कैंडिडेट की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने कुल 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें से 2 राजद से हैं और 2 कांग्रेस से। वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से सिर्फ 1 मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, तो वहीं जदयू की तरफ से 1 मुस्लिम प्रत्याशी हैं किशनगंज लोकसभा से और एलजेपी की तरफ से भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। अगर सीमांचल क्षेत्र में बात करें तो यहाँ की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, जबकि एनडीए गठबंधन की तरफ से सिर्फ 1 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र बिहार का इकलौता लोकसभा क्षेत्र है जहां पर इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया था। इसका दूसरा फैक्टर यह भी है कि चूंकि किशनगंज लोकसभा में मुसलमान समुदाय की आबादी करीब 68% है। इसके अलावा यहाँ पर किशनगंज में ओवैसी फैक्टर भी काम कर रहा है और यहाँ पर ओवैसी की पार्टी MIM की तरफ से अख्तरुल इमाम चुनावी मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज ही इकलौती सीट थी जो विपक्ष के खाते में गई थी। डॉक्टर जावेद जीते थे। इसके अलावा बिहार की 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा। खुलेआम बीजेपी और बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी के सांसद पिछले कई सालों से और अभी मजबूती के साथ बोल रहे हैं कि हमें मौका दीजिए ताकि हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे। वो संविधान जो हम सबको बराबरी का हिस्सा देता है, हम सब के लिए एक बराबर कानून है, हमारे सबको एक एक वोट दिया है, सबसे बड़ी ताकत है, वो छीन लेना चाहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बता देंगे कि हम अपना संविधान आपको बदलने की इजाज़त नहीं देंगे। जो जाति आधारित गणना हुआ उस आधार पर 4,94,000 परिवार ऐसे चिन्हित हुए पूरे बिहार में जिनकी सालाना आमदनी 6,000 से कम है। ऐसे परिवारों को नीतीश कुमार की एनडीए सरकार अगले 5 साल में उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख रुपया प्रति परिवार देने का काम कर रही है। अरे भाई, हम नागरिक हैं देश के मुद्दे भी हैं और यहाँ क्षेत्र के मुद्दे तो MIM के अलावा किसी ने उठाया ही नहीं। MIM तो कह रही है कि दफ़ा 371 लागू करके स्पेशल पैकेज दो हमको। ये जुमला किसी को आया कि ये ठगने वाले लोग जो लोग दिल्ली में बैठ के रहे, हमारा वोट लेकर हुकूमत बनाए, हमारा टैक्स लेकर के दिल्ली को और पट्टे को सजाया, उसने कभी हमारी नदियों पर पुल बनाने के बारे में सोचा? ये नदियों का पुल हो या यहाँ प्रति व्यक्ति आए बढ़े या कारखाना लगे, अलीगढ़ की ज़मीन बने। भाजपा के उस नेता से पूछे, नरेंद्र मोदी के चमचे से, कि क्या ऐसा कुछ कभी कर सका? किसी मजहब के नाम पर पार्टी को वोट मांगना हक नहीं है। इस मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क है। अगर जो कहता है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। यही उनकी गलत फहमी है। आज उनको क्या ज़रूरत है सीमांचल में आने के लिए? 10 सीटों के अंदर जहां मुस्लिम आबादी है, उनको यहीं जो है इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। हमारे वोट का बिखार पैदा करने के लिए क्या ज़रूरत है? आज़ादी के बाद से यहाँ पर सेकुलर पार्टी यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार को ये बना रहा है। क्या जावेद साहब हमारे बेहतर नहीं है? इससे पहले मौलाना असरार साहब बेहतर नहीं थे? वो आने का मकसद ये है, हमारे वोट को बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग। बिल्कुल गलत फहमी है। अररिया के अंदर क्या ज़रूरत है उनको? कटिहार में क्या ज़रूरत है? हमने यूपी के अंदर देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा वोट लिया और फिरका परस्त को ताकत मिली और दूसरे सेकुलर पार्टियों को वहाँ मुँह की खाना पड़ा। अगर अररिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आरजेडी की तरफ से शाहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पहले MIM से विधायक चुनकर आए थे 2020 के इलेक्शन में। हालांकि उन्होंने बाद में
आरजेडी का दामन थाम लिया था और मंत्री बने थे। वहीं जदयू की तरफ से प्रदीप कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर आप भी लोग के मालिक है, आप लोग ताकत देते तभी ना हम लोग लड़ते हैं। तो हाथ उठा के बताइए, ताकत दीजिएगा, भाई शहनवाज को जिताइएगा, और जो रूठे होंगे उनको भी मनाना है। अरे सब अपने हैं भाई। वहीं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। आरजेडी की तरफ से हाल ही में जदयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई बीमा भारती को लोकसभा कैंडिडेट बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जदयू की तरफ से यहाँ पर से एमपी रहे संतोष कुमार कुशवाहा को फिर से टिकट दिया गया है। लेकिन पूर्णिया सीट में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर भी है पप्पू यादव का। पप्पू यादव भी यहाँ पर पहले कांग्रेस से टिकट पाने की आस में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस सीट से अकेले ही इंडिपेंडेंट ताल ठोक दी है। मुद्दा क्या रहेगा? विकास ही मुद्दा है। और पूर्णिया में विकास जो 10 साल में नहीं हुआ है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। सीमांचल का जो मामला है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है यहाँ पर, तो बहुत सारा समस्या है जो नहीं हुआ है। जनता परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। क्या कल मोदी जी आए तो क्या रोजगार पर बात किए? जो महंगाई है उस पर बात हुआ? जदयू प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश में वह बिहार की सभी सीटें जीतेंगे। साथ में देश भर में 400 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। पूर्णिया में अब 400 पार का नारा तो मोदी जी का है, और यहाँ पे गठबंधन का ही है। हाँ, अब देखिए क्या होता है। लोग तो कहता है कि हमको कैंडिडेट देखना है। जो यहाँ का बता रहे हैं, शुरू से ही कैंडिडेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है। 2014 में संतोष कुशवाहा जीता, जबकि मोदी का पूरा लहर था। पप्पू सिंह यहाँ से कैंडिडेट था, लेकिन लोगों ने एंटी वोट किया, मोदी जी के लहर को नहीं माना। और हाँ, 19 में जो है वो मान के चलिए मोदी जी का लहर में निकल गया। कटिहार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने 5 बार के सांसद तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया है। वहीं जदयू ने इस सीट पर दुलाल चंद गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 31 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदुओं की संख्या 40% से ज्यादा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 20% से ज्यादा है। 2019 में एनडीए गठबंधन ने सभी हिंदू बहुल सीट पर और 9 में से 8 मुस्लिम बहुल सीट पर जीत दर्ज किया था। तो वहीं राजद कांग्रेस गठबंधन ने केवल 1 सीट किशनगंज पर जीत दर्ज किया था। लोक नीति CSDS की इस साल की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद मुस्लिम वोटरों ने उस विपक्षी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट किया जिसमें बीजेपी को हराने की संभावना नजर आ रही थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को वोट किया। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम मतदाताओं ने TMC को वोट किया। वहीं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। अगर इस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए मुस्लिम वोटर इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं तो एनडीए की मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स का फैक्टर कितना काम करता है, इस बात का फैसला 4 जून को ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से संभव हो पाई है। अगर आप चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनाव का कवरेज जारी रखें तो newslaundry.com पर जाएं और वहां पर चल रहे सेना प्रोजेक्ट को सहयोग करें। न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, सीमांचल, बिहार। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.